आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। पत्रकारिता लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी तरह से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अखबारों, टीवी, रेडियो और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें कहीं ना कहीं से सूचनाएं और समाचार प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि पत्रकारिता के पीछे और कौन कौन से आयाम हैं? एक पत्रकार अब तक एक खबर पहुंचाने के लिए किन किन चरणों से गुजरता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं क्या क्या हैं? ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं जिनके उत्तर हमें मिल नहीं पाते। तो आइए आज हम उन्हीं उत्तरों को खोजने की कोशिश करते हैं। और इसी तारतम्य में हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक पत्रकार को। आपका नाम है हेमंत पानीग्राही। आप काफ़ी लंबे वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे ही जानेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर की कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं और हमारे श्रोता या फिर कहें युवा किस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने लिए करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हेमंत जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगी आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र ऋषि जी, आपने मुझे बुलाया। आकाशवाणी में जगदलपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ जी। हमारे श्रोताओं ने ये तो जाना कि आप एक पत्रकार हैं, लेकिन आपकी भी एक यात्रा रही होगी एक पत्रकार बनने के लिए। आप उस यात्रा के बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने ये पत्रकारिता का क्षेत्र चुना और कैसे आप एक सफल पत्रकार बने। जी, एक बहुत लंबी यात्रा तो रही है। मैं जब स्कूल में था, स्कूल के दिनों से ही लिखता था कुछ विषयों पर, तो वो नियमित छपने लगे। तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। तो ये दौर रहा होगा 1995 के आसपास का। उस समय से ही मुझे लगा कि आगे चलकर मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़कर अपनी करियर की संभावनाओं को तलाशना होगा। तो कुछ दिनों के बाद मैं एक दैनिक सांध्य में ट्रेनी रिपोर्टर हो गया और धीरे धीरे क्या काम बढ़ता गया। और ये समय रहा होगा 1998-99 के आसपास की, और वहीं से यात्रा जारी रही। और इस दौरान मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक अपनी यात्रा शुरू की, तो मुझे लगा कि मुझे अपने एकेडमिक पक्ष को भी मजबूत करना चाहिए। तो मैंने पत्रकारिता में बैचलर्स डिग्री ली, मास्टर्स किया, और उसके बाद देश की ऐसी छोटी छोटी ऐसी बहुत बड़ी देश की ऐसी बहुत सारी संस्थान हैं जहाँ पर मुझे पढ़ने का अवसर मिला। तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है FTII, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान। यहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला। इसके साथ ही देश की जो प्रमुख नाट्य संस्थान है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहाँ पर मुझे पढ़ने का मौका मिला। इसके साथ ही एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है NFAI, जो भारतीय सिनेमा के प्रिजर्वेशन पर काम कर रही है। इस संस्थान में रहकर मुझे पढ़ने का मौका मिला। इसके साथ ही मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में सैन्य पत्रकारिता का प्रशिक्षण भारतीय सेना के साथ करीब 1 महीने तक रहकर ले चुका हूँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है मेरे जीवन में। इसके साथ ही ऐसे बहुत छोटे छोटे कोर्स जो देश के अलग अलग संस्थानों द्वारा संचालित हैं, उन अध्ययनों को मैं करता रहा हूँ और मैं अपने आप को अपडेट रखता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता में आप जितना प्रशिक्षण लेंगे तो आपकी प्रवीणता बढ़ेगी। जी, आपने तो बता दिया कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं, लेकिन हमें ये भी जानकारी है कि आपको राज्य से भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप उन पुरस्कारों के बारे में भी बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, राज्य सरकार की तरफ से राज्योत्सव के समय में जो दिया जाने वाला जो महत्वपूर्ण अलंकरण है, जो फेलोशिप है, वो मुझे दिया गया था। चंदूलाल चंद्राकर जी की स्मृति में हर साल प्रदेश सरकार देती है। मुझे 2009 में मेरे के कहानी के लिए दिया गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी रही है और उस कहानी का जुड़ाव हमारे बस्तर से रहा है। टाइगर व चेंदुर की कहानी को मैंने टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक जिस तरह से पहुंचाया, तो उसके लिए यह सम्मान मुझे दिया गया था। और उसी साल ही मुझे लाडली मीडिया अवार्ड मिला, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान इस देश की पत्रकारिता माना जाता है। ये CO गर्ल्स पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो वो सम्मान मुझे उस साल के बेस्ट टेलीविज़न रिपोर्टर के लिए दिया गया था। जी जी जी। तो आपकी जो उपलब्धियां हैं उनकी फहरिस्त लंबी है। अब हम बात करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर किस तरह से बनाएं। तो हमारे जो युवा श्रोता हैं वो ज़्यादातर 12वीं के बाद उनको करियर का कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा करियर का चुनाव करें। तो किन लोगों को पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और इसकी पढ़ाई किस तरह से की जानी चाहिए और कब से ये शुरू होनी चाहिए?
आप इसके बारे में बताएं। यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो पहले आप नियमित रूप से अध्ययन करें। आप उन चीज़ों को समझें कि समाज में जो आ रहे बदलाव है, उन बदलावों को महसूस करें। और आप जब 10वीं के स्तर पर ही हैं तो तब से आपको लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप अपनी करियर को देखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। आप इसमें बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं, आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं देश में। सरकारी संस्थान भी हो सकते हैं, प्राइवेट संस्थान भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप इसकी पढ़ाई करके आप एक बेहतर पत्रकार बन सकते हैं। लेकिन उसकी तैयारी से पहले ये ज़रूरी है कि आपका रुझान पत्रकारिता के क्षेत्र में है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक समय हम कहें तो पत्रकारिता को लेकर केवल प्रिंट ही माध्यम था, लेकिन आज आपके सामने टेलीविज़न है, आज आपके सामने रेडियो है, आज आपके सामने सोशल मीडिया है। इसके साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं। और खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं कहूँ तो यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है, जहाँ पर आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर आप प्रवेश ले सकते हैं। और देश के स्तर में हम बात करें, यदि आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान, जो देश की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण संस्थान में से एक है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आप उस संस्थान में भी प्रवेश परीक्षा में भाग लेके वहाँ हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, मराठी, उड़िया और कई वहाँ पर कोर्सेज जिसमें आप भाग ले सकते हैं, वहाँ प्रवेश ले सकते हैं। जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक पत्रकार पत्रकारिता की कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं लिया होता, उसका बैकग्राउंड जो रहता है वो दूसरा रहता है। कोई साइंस बैकग्राउंड से आता है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से, कोई कॉमर्स से, लेकिन फिर भी वो एक पत्रकार होता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए पत्रकारिता की औपचारिक शिक्षा ली जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया चंद्रऋषि जी। मैं कहूँगा कि आप जब भी प्रशिक्षण लेते हैं तो आप प्रवीण होते हैं। आपकी प्रवीणता से आप उस क्षेत्र में सफल होते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी सफलता आपके भीतर के उन चीज़ों से पर निर्भर करता है जिसकी तैयारी आप करते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रशिक्षण लेना चाहिए। और आप जितना बेहतर काम करेंगे तो आपको उतना निखार आएगा, और निखार के लिए ज़रूरी है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। जी जी, आपने बताया कि आपने थिएटर और सिनेमा के क्षेत्र में भी शिक्षा हासिल की है। तो पत्रकारिता और ये सिनेमा और थिएटर, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें क्या क्या संभावनाएं होती है एक पत्रकार के लिए? देखिए, एक समय पत्रकारिता में हम देखते थे कि एक ट्रेडिशनल बीट हुआ करता था, मतलब पारंपरिक काम ही करते थे, जो रूटीन्स के वर्क होते थे वही करते थे। एक राजनीति का क्षेत्र हो सकता था, उसमें आप कवरेज करते थे, कला का क्षेत्र, इसके साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे पत्रकारिता का विस्तार इस देश में होने लगा तो मुझे लगता है कि उसके आयाम नए होते गए। तो उसमें एक आज आप ये है कि सिनेमा के क्षेत्र में आप कैसे रिपोर्टिंग करें, सिनेमा को लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे फिल्म पत्रकारिता का एक बड़ा अपना खुद का वृहद एक क्षेत्र है। तो इसके लिए यदि आपने उन संस्थाओं में, खासकर जैसे भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान, ये हर साल फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवाती है पत्रकारों के लिए, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और विविध क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। तो यदि आप इस ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके भीतर सिनेमा को लेकर एक समझ विकसित होती है। सिनेमा में आप किस तरह से लिख सकते हैं, सिनेमा को आप किस तरह से देख सकते हैं, सिनेमा को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब आप चीज़ों में देखने का नज़रिया को तलाशने लगते हैं तो आपके मन में कई ऐसी बातें होती हैं जिसको आप समाज में इस सूचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक जरिया ये हो सकता है। इसके अलावा जो भारतीय फिल्म संग्रहालय है उसकी तरफ से बहुत सारे अपने कार्यक्रम चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं। उनके यहाँ स्टडीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम टाइम टाइम आयोजित किए जाते हैं। उनके पास रिसर्च को लेकर एक अपना विंग है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। और विशेष तौर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हर साल थिएटर एप्रिसिएशन का कोर्स होता है, जिसमें भी आप भाग ले सकते हैं। और ये बहुत ही एक बेहतर कोर्स होता है, क्योंकि मुझे इस कोर्स में भाग लेने का अवसर मिला था। तो मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं बस्तर से ऐसे 1-2 लोगों में से हो सकता हूँ जो इस कोर्स में शामिल हुआ। जी जी जी, आपने तो ये बता दिया सिनेमा और थिएटर के क्षेत्र में क्या क्या कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स का आपने जिक्र किया था
जो रक्षा के क्षेत्र में था, जिसे DCC यानी डिफेंस करस्पॉन्डेंस कोर्स भी कहते हैं, आप उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स होता है देश की रक्षा पत्रकारिता रक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित की होने वाली यह बहुत महत्वपूर्ण एक कोर्स है जिसमें आप सहभागी हो सकते हैं। यह साल में ऐसे 31 या 32 लोगों का चयन पूरे देश भर से रक्षा मंत्रालय करती है, जिससे आप 1 महीने तक अपने साथ रख के वो कैसे युद्ध के दौरान कवर करें, आप देश की सामरिक शक्ति के बारे में समझ सकते हैं, आप देश में हम कितने मजबूत हैं सामरिक तौर पर वैश्विक स्तर पे, इसकी एक समझ विकसित करने के लिए रक्षा पत्रकारिता का एक कोर्स रक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत लंबे समय से आयोजित किया जा रहा है। तो मैं 2014 में इस कोर्स के लिए चयनित हुआ था। 1 महीने तक भारतीय सेना के साथ रहकर हमने देखा कि आखिरकार हमारी सेना कैसा काम करे। उसकी जो 3 विंग है, एयरफोर्स का, नेवी का, टेरिटरी आर्मी का, 10-10 दिन रहने का जो हमें मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उस कोर्स को मैं कर पाया। जी, तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को यदि थोड़ी सी भी रक्षा पत्रकारिता को लेकर इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें उस कोर्स में भाग लेना चाहिए। जी, आपने सिनेमा और थिएटर में भी पत्रकारिता का कोर्स किया है और साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी आपने औपचारिक शिक्षा ली है। आपको इन दोनों क्षेत्रों में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन दोनों में आपको अंतर क्या नजर आया? नहीं, ये दोनों क्षेत्र तो अपने ढंग से अलग अलग क्षेत्र। सिनेमा के क्षेत्र में जब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस देश की सबसे बड़ी संस्थान जो है FTI पुणे में रहकर जब पढ़ने का मौका मिला, ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ हम रहे जो आज भारतीय सिनेमा में अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कई लोगों को बड़े करीब से देखने को मिला। तो एक जो हमारे भीतर सिनेमा को लेकर जो संस्कार आया है, सिनेमा को देखने का, सिनेमा से देखने का जो नज़रिया विकसित हुआ, ये बहुत ही अद्भुत है। और बहुत चुनौतियां तो हैं क्योंकि जीवन के हर पल आपके साथ चुनौतियां हैं। तो सिनेमा के क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में आप काम करते हैं तो अपनी उनकी चुनौतियां हैं, रक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो उनकी अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन आप जब भी प्रशिक्षित होते हैं, मैं एक बात बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूँ कि आपका प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, सिनेमा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में हो, क्योंकि आपके प्रशिक्षण से आपकी मौलिकता को निखार मिलता है। ये बात तो सही कहा आपने। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, चुनौतियां तो मिलेंगी ही, आप कितने तैयार हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। अब पत्रकारों के लिए कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं, आप ये बताएं हमें। देखिए, पत्रकारिता में एक समय तो आप था कि आप किसी भी मीडिया संस्थान में नौकरी करते थे, लेकिन अब की परिस्थितियों में आप खुद ही स्व मीडिया की ओर हैं। जब से सोशल मीडिया का कहना चाहिए कि विस्तार हुआ है, उसके बाद आप खुद ही आज देखते होंगे यूट्यूबर्स जिस तरह की कमाई कर रहे हैं, तो किस तरह से कंटेंट आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर का एक बड़ा काम है। तो आप खुद अपने आप को तैयार कर सकते हैं कुछ समय देकर, और आप उन चीज़ों से अपने को खड़ा कर सकते हैं, समाज के उन मुद्दों को खड़ा कर सकते, समाज में एक डिस्कोर्स हो, समाज में बदलाव की बात हो। तो एक संभावना है, तो मुझे लगता है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया हाउसेस में आप जॉब करके अपने आप को निखार सकते हैं। तो ये तो एक संभावना है। लेकिन एक जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से समय समय पे जो PIB के जो जॉब्स होते हैं उसके लिए भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो उसकी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिसको आप समझकर, ग्रेड B की जो भर्ती होती है जिसमें आप आकाशवाणी, दूरदर्शन में सीधी आपकी भर्ती होती है, तो उन चीज़ों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए पत्रकारिता का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो उन अनुभवों के आधार पर चयनित होते हैं, तो आपके लिए बेहतर करियर और बेहतर संभावनाएं तो इस क्षेत्र में, बशर्ते चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए। जी जी। इसके अलावा IIS भी एक क्षेत्र होते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से उसकी वैकेंसी निकाली जाती है। उसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को कुछ बता सकते हैं? देखिए, आप UPSC की जब तैयारी करते हैं तो उसके जरिए आप जो है भारतीय सूचना सेवा में आ सकते हैं। तो आप जैसे IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, तो उसी तरह से आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में आ सकते हैं। तो उसकी तैयारी UPSC के माध्यम से होती है। तो आप बैचलर डिग्री के बाद में तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप जब चयनित होंगे तो आप इस तरह से आकाशवाणी में आपकी सेवाएँ ली जाएगी, आप दूरदर्शन में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारे अपने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रकाशन के डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके अलावा इस समय तो सोशल मीडिया का एक बड़ा डिपार्टमेंट हर राज्यों के साथ साथ देश में तो है ही। तो बहुत संभावना है। केवल मुझे लगता है कि हमारे पास प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन उन प्रतिभाओं को एक जरिया देने की आवश्यकता है।
तो मुझे लगता है कि हर स्तर पर ऐसा काम होना चाहिए। और मैं खास करके बस्तर जिला प्रशासन से मैं एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान की तरफ से, NSD की तरफ से ऐसे बहुत सारे रिफ्रेशेस कोर्सेज चल रहे हैं जिनका आयोजन बस्तर के भीतर होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिले। आप जैसे कह रही हैं कि भारतीय सूचना सेवा में आप कैसे जाएं, तो इसकी भी एक प्रशिक्षण यहाँ के बच्चों को होना चाहिए, ताकि वो बच्चे इस क्षेत्र से जाकर वहाँ पर बेहतर काम करें। क्योंकि आप जब जिस जगह पर काम करते हैं तो आपके साथ आपके जीवन की 3 चीज़ होती है, आपका नेचर, आपका सिग्नेचर और आपका कल्चर। इन तीनों चीज़ों को जब आप लेकर चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं जीवन में उन चीज़ों से जुड़े होते हैं। हम कहते हैं कि हमारी माटी से जुड़ाव की वजह यही है कि आपका नेचर, कल्चर और सिग्नेचर आपको आपके माटी से जुड़ा रहता है। जी, आपने सही कहा कि बस्तर के युवाओं को भी इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है कि वो किस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में जाए। और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हम पत्रकारिता का कोर्स तो कर लेते हैं, जो बैचलर्स कोर्स होता है, मास्टर्स कोर्स होता है, लेकिन उसके बाद युवा दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि हम कैसे किसी मीडिया हाउस में घुसे या फिर किस तरह से अपना करियर स्टार्ट करें, मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसे आए। तो वो जो कंफ्यूज्ड युवा है जिन्होंने कोर्स कर लिया है और अब चाहते हैं कि किसी मीडिया हाउस में जाएं, किसी मीडिया हाउस से जुड़े या फिर अपना करियर शुरुआत करें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि ऐसे युवा जो हैं कंफ्यूज ना हो। उनके लिए एक ही सूत्र, एक फॉर्मूला है कि जीवन की व्यथा की कथा को कहने की कला उन्हें आनी चाहिए। और वो जब कहते रहेंगे तो वो एक वॉइस बन जाएंगे सोसाइटी। कन्फ्यूज़न इसलिए है कि हम मल्टी थिंकिंग की ओर हैं, बहुत ज़्यादा विषय पर सोच रहे हैं। उतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, हमें जितनी ज़रूरत है हम वो सोचें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने श्रोताओं को इस बात को कहना चाहूँगा कि खासकर आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज्ड है। हमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग उतना ही हो जितना आपके जीवन में ज़रूरी हो। सोशल मीडिया आपको उपयोग ना करे, इसकी चिंता आज की पीढ़ी को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे कम्युनिकेशन के इस नए दौर में प्रवेश करेंगे उतनी संभावनाएं हैं। क्योंकि आज देखिए, आप गांव में मोबाइल पर सिनेमा बना सकते हैं। आज आप अपना खुद का यहाँ छोटी सी जगह पर अपना प्रोडक्शन हाउस डाल सकते हैं। आप स्थानीय बोली पर काम कर सकते हैं। आप यहाँ की कला संस्कृति पर काम कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा में बस्तर का जो नाम है वो शायद ही किसी दूसरी जगह का होगा। यहाँ कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं। टाइगर और चेंदू की कहानी 1960 में बनी थी। अभी एक बंगाल विभाजन फिल्म बनी है, उसका पूरा शूटिंग पखांजूर में हुआ है। इससे पहले एक केरल की एक फिल्म आई है उंडा, उसकी पूरी शूटिंग आपकी कोंडागांव में हुई है। न्यूटन जो फिल्म आई थी उसकी पूरी कहानी बस्तर की है। उसकी शूटिंग यहाँ नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ के दृश्यों को उस फिल्म में दिखाया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा बस्तर, हमारे लोग, हमारी संस्कृति का लोगों के बीच में बहुत प्रभाव है। वो वैश्विक स्तर पर भी हो सकता है। तो उन प्रभावों को, हमारी संस्कृति को, हमारे जीवन को हम दिखा सकते हैं और यहीं रहकर सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब तो लोग कहते हैं कि चलो गांव की ओर, शहर से हुए हम बोर। तो आज गांव की ओर हम वापस आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि गांव की कहानियों को, गांव के किस्सों को हमें लोगों तक ले जाने की आवश्यकता है। और हम जिस दिन सफल हो जाएंगे तो हमें लगता है कि हमारे सामने रोजगार की संभावना है इन्हीं जगहों से। जी, हेमंत पानीग्राही जी, आपसे बहुत सारी बातचीत की हमने। पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या करियर संभावनाएं हैं, उसके क्या क्या आयाम हैं, वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। अंत में आप जाते जाते हमारे श्रोताओं से और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। मैं तो यही कहूँगा पालकों से भी और जो यंग बच्चे हैं उनसे कि करियर को लेकर अपना विज़न क्लियर रखें। क्योंकि आपके साथ यदि आपका विज़न क्लियर है तो आप जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। और आप इस जगह से निकलकर कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ के अपने लोगों का नाम हो, आपका नाम हो। और आज मुझे लगता है कि खासकर कम्युनिकेशन के फील्ड में बस्तर का बहुत डिमांड है। क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जीवन, यहाँ आप देखिए कि यहाँ की खूबसूरती को लेकर दुनिया के भीतर जो चर्चा है कि आप बस्तर में बाहर भी खूबसूरतियाँ दे सकते हैं, बस्तर में ज़मीन के भीतर भी खूबसूरती, यहाँ के झरने, यहाँ के पर्वत, ये सब बोलते हैं। तो इस यहाँ की ज़िंदगी को हम दुनिया के भीतर, दुनिया के सारे जगह सबके बीच कैसे ले जाएं, इसको लेकर प्लानिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस ट्रेनिंग की आवश्यकता
अधिक जिला प्रशासन की तरफ से लगे कि उन्हें कुछ करना चाहिए, उन्हें कुछ सहयोग चाहिए, हमसे कुछ सहयोग चाहिए, तो हम क्योंकि देना चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी लिया है अपने बस्तर से लिया है, तो अपने बस्तर को हमें देना चाहिए, मुझे लगता है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमें और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी बातचीत की। धन्यवाद चंद्र ऋषि जी, आपने मुझे जो अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी।